हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो आज 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट हाल ही में समाचारों में देखे गए ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल प्रमाणन के तहत 8 समुद्र तटों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, कोलवा बीच गोवा। तो कोलवा बीच गोवा जो है वो अभी फिलहाल ही में जो इंटरनेशनल इको लेवल प्रमाणन के तहत 8 समुद्र तटों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिया गया था। और दोस्तों ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। अब ब्लू फ्लैग क्या है, मैं आपको ब्लू फ्लैग के बारे में बता दूं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेवल है जिसे डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए नींव कहा। तो दोस्तों ये जो ब्लू फ्लैग दिया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट होते हैं उन्हें ये ब्लू फ्लैग जो प्रमाणन है वो दिया जाता है। तो इसे डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है हमारा डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो अंतर्गत सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे देश जो किसी भी वस्तु के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की इकाइयों को नोडल मंत्रालय विभाग से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग जिनकी खरीद 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक है वो अगले वर्षों के लिए अपनी खरीद अनुमानों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के किस क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? तो इसका आंसर है हिंदू कुश। तो हिमालय का हिंदू कुश जो क्षेत्र है उसके जो हिमालय क्षेत्र के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। तो ये इसरो द्वारा एक अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के जो हिंदू कुश क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में पाया गया है कि ग्लेशियरों के पीछे हटने से अब इस क्षेत्र में सतही जल और भूजल उपलब्धता प्रभावित हो रही है। अब दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भूटान जैसे 8 देश शामिल हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हमारा सी है, गुजरात। गुजरात के द्वारा अभी फिलहाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। दोस्तों गुजरात सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला उत्कर्ष योजना MMUY स्टार्ट की है। यह राज्य महिलाओं के समूह के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। इसे 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा तथा प्रत्येक समूह में जो महिलाएं शामिल होंगी वो 10 महिलाएं शामिल होंगी। तो दोस्तों गुजरात सरकार ने ये महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। जो गुजरात में जो महिला अपना जो वहाँ पे बिजनेस है या कोई भी स्टार्ट कर सकें इस पैसे से, तो इसीलिए उन्होंने सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ब्याज मुक्त ऋण की उपलब्धता की गई है गुजरात सरकार द्वारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा बी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया गया है। अब दोस्तों कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने स्पाइस प्लस, जिसे स्पाइस प्लस के रूप में जाना जाता है, एक वेब पोर्टल को विकसित किया है। यह भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईओडीबी पहल का हिस्सा है। तो स्पाइस प्लस वित्त मंत्रालय एक राज्य सरकार महाराष्ट्र और विभिन्न बैंकों में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और राजस्व विभाग द्वारा 10 वर्षों से प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो स्पाइस प्लस मंत्रालय है, इसे ईओडीबी पहल का हिस्सा है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल का ये हिस्सा है, और इसे कॉरपोरेट मंत्रालय जो है उसे उसके द्वारा स्पाइस प्लस पोर्टल को विकसित किया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय था, इसका आंसर है हमारा ए, अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्टल लाइन। तो फिलहाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस मनाया गया था। तो ये हर साल जो मनाया जाता है, हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल क्लीन अप डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। अब की बार जो इसे मनाया गया था वो 19 सितंबर को मनाया गया था। यह दिवस लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरे को हटाने आदि के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1986 में ओशन कंजर्वेसी संगठन के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य है जिससे कि हमारे समुद्र के जितने भी बीच हैं उन्हें सफाई, मतलब उनकी सफाई की जा सके, तटीय क्षेत्र को साफ रखा जा सके। तो इसकी थीम मैंने आपको बता ही दी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, आगामी वैभव शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, विज्ञान और तकनीकी। तो दोस्तों वैश्विक आगामी जो वैभव शिखर सम्मेलन है ये विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो दुनिया भर में फैले भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। चर्चा के प्रमुख केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियां और मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकियां, कंप्यूटेशनल और डेटा विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। तो इसमें इसे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 2 अक्टूबर को इसे शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पेश 2020 का श्रम संहिता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, मजदूरी पर संहिता। तो अभी 2020 में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो पेश किया गया था श्रम संहिता, उसमें मजदूरी पर संहिता जो है ये इसका भाग नहीं है। तो दोस्तों देश के संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों के लिए श्रम कल्याण उपाय की व्यवस्था की है। तो इसमें जो है वो 3 श्रम संहिता है, मैं उनका आपको उसके बारे में बता दूं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं के संबंधित संहिता विधेयक 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इन विधेयकों को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन संबंधी संहिता को संसद द्वारा अगस्त 2010 में अनुमोदित किया जा चुका है और अब यह कानून बन चुका है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, मार्गरेट एटवुड। तो मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मार्गरेट एटवुड को जो 2020 का ये शांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। अब मार्गरेट एटवुड एक कविता, कथा और कल्पन, निबंध और हास्य पुस्तकों की रचनात्मक लेखिका हैं। तो दोस्तों ये जो मार्गरेट एटवुड हैं ये एक राइटर हैं, लेखिका हैं। यह एक, तो ये कथा, कल्पन, निबंध और हास्य जो पुस्तकें होती हैं उनकी ये लेखिका हैं। इन्हीं को 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वींस काउंसिल क्या है? तो इसका आंसर है हमारा ए, बैरिस्टर। तो अभी समाचारों में जो क्वींस काउंसिल देखा गया है यह एक बैरिस्टर है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ब्रिटेन और कुछ राष्ट्रमंडल देशों में क्वींस काउंसिल
एक ऐसा बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे कुलभूषण, मतलब ये समाचारों में इसलिए बना हुआ है, भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे कुलभूषण जाधव की तरफ से पाकिस्तान की अदालत में जरह के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में पाकिस्तान को सुझाव दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया। भारत ने अपील की थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल को नियुक्त करा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस मांग को खारिज कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपको। जैसा कि आपको पता है हम डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स का, तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों लाइक भी कर दिया करें। अगर दोस्तों आप हमसे खबरी पर जुड़ना चाहते हैं तो खबरी पर आप हमारा करंट अफेयर्स का चैनल फौलादी एग्जाम को सर्च करें और वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं फौलादी एग्जाम के नाम से। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।